नमस्कार दोस्तों, ओनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और कल हमने मौलिक अधिकारों को पढ़ा था और उससे संबंधित चीज़ों को पढ़ा था। आज उससे आगे देखेंगे। कल हम आर्टिकल 32 देख रहे थे। क्या देख रहे थे? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 है कि संवैधानिक उपचारों का कि व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अगर आर्टिकल 32 कहता है कि अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। जब व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अगर हम रिट को सरल और आसान शब्दों में कहें तो न्यायालय 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है, आदेश दे सकता है। वो 5 प्रकार के आदेश क्या थे जिन्हें हम रिट कहते हैं? ठीक है, उनको संवैधानिक भाषा में, संविधान की भाषा में उनको रिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिट। उनको कहा जाता है रिट। ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, रिट कहा जाता है। हमने रिट को देखा था कि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला हमने देखा था वंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या देखा था? वंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, और दूसरा हमने देखा था परमादेश। कौन सी देखी थी? परमादेश। फिर तीसरा हमने देखा था प्रतिषेध। चौथा हमने देखा था उत्प्रेषण। और पांचवी हमने देखी थी, जो अगली है, वो थी हमारी अधिकार परीक्षा। क्या थी? अधिकार परीक्षा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्यो वारंटो, सिटेरियो और प्रोविजन मैंडमस। और तो इस प्रकार की ये 5 प्रकार के आदेश हैं। इनको आदेश क्या कहते हैं? जबकि इनको संवैधानिक भाषा में हम क्या कहते हैं? इनको रिट कहते हैं। कि संविधान इनको रिट कहता है जब व्यक्ति के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधे आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के हनन में इस प्रकार की अलग अलग मामलों के संदर्भ में अलग अलग प्रकार की रिट जारी करता है, यानी कि आदेश जारी करता है। ठीक है, तो हमने कल बंदी प्रत्यक्षीकरण देखा था और परमादेश देखा था। तो आज हम फिर एक बार इनको देख लेते हैं कि समझ लेते हैं कल कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेमस। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, कल हमने समझा था, आज इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर इसके आगे देखेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैंडेमस। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि व्यक्ति के जब मौलिक अधिकार हनन होते हैं तो वो सर्वोच्च न्यायालय जाता है तो क्या करता है कि ये किसके विरुद्ध जारी हो सकती? तो ये होता है एक लोक अधिकारी। ठीक है, कौन होता है? लोक अधिकारी। और एक होता है निजी व्यक्ति। निजी व्यक्ति, तो ये दोनों के विरुद्ध जारी हो सकती है, लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति। लोक अधिकारी को हमने बताया था कि ये कौन होता है? ये होता है आर्टिकल 12 के तहत काम करने वाला। जो आर्टिकल 12 के तहत काम करता है, यानी कि आर्टिकल 12 क्या है? राज्य, जो राज्य के अधीन अपनी सेवाएं देता है वो लोक अधिकारी होता है। जैसे एसडीएम हो गया, पीसीएस अधिकारी हो गया, चाहे फिर वो चपरासी क्यों ना हो, आईएएस क्यों ना हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब क्या है? ये सब लोक अधिकारी है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 12 के तहत कार्य करते हैं तो इनके विरुद्ध भी जारी की जा सकती। और निजी व्यक्ति जो आर्टिकल 12 से अलग है, जिसमें आम जनता आ जाती है, हम लोग आ जाते हैं, तो ये क्या है? ये है निजी व्यक्ति, तो इनके विरुद्ध जारी की जा सकती है। ठीक है, और न्यायालय बंदीकर्ता को आदेश देता है। ठीक है, किसको आदेश देता है?
बंदीकर्ता को आदेश देता है कि व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सहशरीर उपस्थित किया जाए। कितने घंटे में? 24 घंटे में। 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। किसके समक्ष? न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है कि व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कहाँ प्रस्तुत किया जाए? न्यायालय में। जब वो न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा तो न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर जांच करेगा, विचार करेगा। क्या करेगा? वो बंदीकरण के आधारों पर जांच करेगा। बंदीकरण के आधारों पर विचार करेगा। ठीक है, विचार करेगा। अगर बंदीकरण के आधार विधि सम्मत नहीं पाए जाते हैं, अगर बंदीकरण के आधार विधि सम्मत नहीं पाए जाते हैं तो व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश देता है। ठीक है, व्यक्ति को मुक्त करने का आदेश देता है। क्या है कि विधि सम्मत न होने पर, विधि सम्मत का मतलब है कि विधि के अनुरूप न होने पर, विधि सम्मत न होने पर उसे मुक्त किया जाए, उसे मुक्त किया जाए। ठीक है, यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ। मान लेते हैं ये ए व्यक्ति है, ठीक है, और ये बी है। ए ने बी को बंदी बना रखा है, यानी इसको पकड़ रखा है, बी ने ए को। अब बी क्या करेगा? बी के बिहाफ पे या बी न्यायालय जाएगा। कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। सीधे जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय गया तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? इस बी को आदेश देगा कि ए को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। एससी किसको, सुप्रीम कोर्ट किसको आदेश देगा? बी को, कि ए को सुप्रीम कोर्ट में 24 घंटे के भीतर उपस्थित किया जाए। बी ए को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट बी को, यानी कि बी ने ए को जिस आधार पर बंदी बनाया है, तो उन कारणों की जांच करेगा कि किस आधार पर ए को बंदी बनाया गया या ए को बंदी गृह में जहां है उसको रखा गया, तो उन कारणों की जांच करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट पाता है कि जो आधार है वो विधि सम्मत नहीं है, यानी कि बी ने उसको विधि के अनुसार उसको बंदी नहीं बनाया है, ठीक है, तो क्या है? विधि सम्मत नहीं है। जब विधि सम्मत नहीं है तो न्यायालय क्या बोलेगा? न्यायालय बी को आदेश देगा कि आप इसे मुक्त कीजिए, आप इसे मुक्त कीजिए। ये लोक अधिकारी और निजी अधिकारी दोनों व्यक्तियों के संदर्भ में जारी की जाती है। ठीक है, जैसे पुलिस क्या है? एक लोक अधिकारी है। वो जब किसी को पकड़ लेती है तो उसको 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, और वो गिरफ्तारी के कारण बताता है और सुप्रीम कोर्ट उनकी जांच करता है। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो ये क्या हुई आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये देखा था हमने कल रिवाइज के तौर पर। अब अगली देखते हैं, अगला क्या है? अगला है परमादेश। क्या है? परमादेश। अगली रेट क्या है? अगली रेट है परमादेश। तो परमादेश में क्या होता है? परमादेश ये किसके विरुद्ध जारी होती है? ठीक है, ये अलग, इसका अलग मुद्दा होगा कि व्यक्ति के कैसे मौलिक अधिकार हों। तो ये सिर्फ लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी होती। किसके? सिर्फ लोक अधिकारी के। ठीक है, एक किसके विरुद्ध जारी होती है? लोक अधिकारी के विरुद्ध होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें न्यायालय आदेश देता है, न्यायालय आदेश देता है कि आपको जो कार्य सौंपा गया, जो विधि संगत कार्य सौंपा गया, उसको कीजिए। यानी कि वो आपको अधिकारों से वंचित, आपको अधिकारों से परिचित करवाता है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकार
को वंचित किया जाता है, कोई अधिकारी करता है, तो उसको ये बोलता है कि आपको जिस विधि के अनुरूप जिस कार्य के लिए रखा गया है उस कार्य को विधि के अनुसार करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। मान लेते हैं कि क्या आदेश देता है कि विधि सम्मत कार्य करें, विधि द्वारा निर्धारित कार्य करें, ठीक है, विधि द्वारा निर्धारित कार्य करें। ये किसके विरुद्ध देता है? लोक अधिकारी को। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं ये ए व्यक्ति है और ए व्यक्ति को अधिकार है कि वो पासपोर्ट रखे। ए व्यक्ति को अधिकार है कि वो पासपोर्ट रखे, यानी कि पासपोर्ट रखना इसका फंडामेंटल राइट है, ठीक है, पासपोर्ट रखना इसका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। लेकिन अब ये बी है, बी कौन है? एक लोक अधिकारी है, ठीक है, बी एक लोक अधिकारी है। अब ए को क्या करना है? पासपोर्ट बनवाना है अपना, ठीक है, पासपोर्ट रखना उसका मौलिक अधिकार है। अब ए को अपना पासपोर्ट बनवाना है। पासपोर्ट बनवाने के लिए वो दस्तावेजों की सूची देखता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए या क्या क्या कार्य चाहिए, क्या क्या कागजात चाहिए। तो वो उन डॉक्यूमेंट्सों की लिस्ट बनाएगा जो एक निर्धारित किया गया सरकार के द्वारा कि आपके पास ये कागज होना चाहिए, ये मार्कशीट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। तो इस प्रकार के वो डॉक्यूमेंट्स देखता है और उनकी एक सूची बनाता है, ठीक है, ABCD करके सूची बनाते हैं। यानी कि जो पासपोर्ट के लिए जो चीज़ें मांगी गई हैं कि ये चीज़ें होना अनिवार्य है तभी आपका पासपोर्ट बनेगा। ये व्यक्ति इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके बी के पास जाता है। बी कौन है? एक पासपोर्ट अधिकारी है जो पासपोर्ट बनाता है, ठीक है। लेकिन बी बनाने से मना कर देता है। बी बोलता है कि नहीं बनाएंगे हम, बी बोलता है कि नहीं बनाएंगे हम। अब एक एक क्या हुआ? ए का तो मौलिक अधिकार था, तो ये इस मामले में सीधा कहाँ जाएगा? माय लॉर्ड के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, और बोलेगा कि माय लॉर्ड, बी ने हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, बी ने हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच पड़ताल करेगा कि क्या है। सुप्रीम कोर्ट पाता है कि ए के द्वारा जो कागज दिए गए हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए वो एकदम सही हैं और इसका पासपोर्ट बनना चाहिए, और इसका पासपोर्ट बनना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट बी को आदेश देगा, बी को आदेश देगा कि मिस्टर बी, आप विधि द्वारा निर्धारित कार्यों को संपन्न करें, जो आपको जिस पद के लिए आपको वहां बैठाया गया है उस कार्य को करें। यानी कि जो विधि द्वारा निर्धारित तुम्हारा कार्य है उसको करें। तो यही होता है परमादेश, कि हम आदेश देते हैं आप ऐसा करें। तो यह है परमादेश, ठीक है। ये किसके विरुद्ध होती है? ये केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध होती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी हो जो राज्य के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। तो उसके विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो ये हो गई आपकी परमादेश। इसके दो अपवाद हैं, ये उन दो व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती। एक है राष्ट्रपति और दूसरा है राज्यपाल। इनको छोड़कर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जो लोक अधिकारी है ये जारी की जा सकती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इनकी पद की एक गरिमा होती है। उस गरिमा को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस पद की गरिमा बनाए रखते हुए इसमें यह कहा गया कि इनके विरुद्ध परमादेश जारी नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, और कोई रीजन नहीं है। अगर कहीं आ जाए कि परमादेश किसके विरुद्ध जारी नहीं कर सकता, तो सिर्फ दो व्यक्ति हैं, एक राष्ट्रपति एक राज्यपाल। बाकी सभी के विरुद्ध किया जा सकता है जो आर्टिकल 12 के तहत, यानी कि राज्य में काम कर रहे होते, चाहे वो IAS हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो चपरासी ही क्यों ना हो, तो उसके विरुद्ध भी परमादेश जारी किया जा सकता है। ये हो गया। अब अगली रेट है, दो रेट हो गई। इसकी अगली क्या रेट थी हमारी? इसकी अगली रेट थी हमारी प्रतिषेध। अब प्रतिषेध देखते हैं कि प्रतिषेध क्या होता है। प्रोहिबिशन,
प्रतिषेध, इंग्लिश से वो बोलते हैं इसको प्रोहिबिशन, ठीक है। ये होता है प्रतिषेध। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी को रोकती है। प्रतिषेध का मतलब है कि मना करती है। कि प्रतिषेध क्या होता है, ये किसके विरुद्ध जारी होती है, ये न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध होती है। किसके विरुद्ध, न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध। किसके विरुद्ध जारी होती है, न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध। न्यायिक संस्थाएं कौन कौन होती हैं, जिसमें अर्ध न्यायिक भी आ जाती है आपकी, और जिस प्रकार की जो न्यायिक कार्य करती हैं, तो ये न्यायिक प्रकार की होती है। और न्यायिक संस्थाओं के जिसमें अर्ध न्यायिक भी आ जाती है, लिख देते हैं अर्ध न्यायिक, कौसी जुडिशरी, ठीक है, अर्ध न्यायिक संस्थाएं। तो ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक दोनों प्रकार की संस्थाओं के विरुद्ध जारी की जा सकती है। कौन, प्रतिषेध। क्यों, इसमें क्या होता है कि इन संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी करना पड़ रहा है, यानी कि ये अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करती हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसमें न्यायालय आदेश देता है न्यायालय कि आप अपने क्षेत्राधिकार में कार्य करें, यानी कि अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन ना करें। जैसे हर चीज का एक क्षेत्राधिकार होता है, तो ये क्षेत्राधिकार के उल्लंघन पर जारी करता है न्यायालय, क्षेत्राधिकार का उल्लंघन, ठीक है। उसका उल्लंघन करता है जब कोई न्यायिक संस्था, तो उसके विरुद्ध ये जारी की जाती है, ठीक है। और न्यायालय आदेश देता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार में रहकर कोई कार्य करें, यानी कि दूसरे के क्षेत्राधिकार में आपका कार्य करने का अधिकार नहीं है। जैसे इसको समझते एक उदाहरण के माध्यम से, ये व्यक्ति है और ये दिल्ली में रहता है, ठीक है। कहाँ रहता है ये दिल्ली में रहता है। और बी भी है जो दिल्ली में रहता है, ठीक है। ए और बी दो व्यक्ति हैं जो दिल्ली में रहते हैं, और ए और बी में दोनों में लड़ाई हो जाती है किसी कारणवश। मान लेते हैं कि लड़ाई हो जाती है, दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब बी, जो बी का चाचा है, वो चेन्नई में जज है, चेन्नई के हाई कोर्ट में जज है। किसका, बी का चाचा। तो बी बताता है कि ये को रुको, मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरे चाचा हाई कोर्ट में है। तो बी जाता है और चेन्नई के हाई कोर्ट में केस फाइल कर देता है, ठीक है। और चाचा श्री को फोन लगाता है कि चाचा श्री, ए ने ऐसा किया है। और चाचा जी जोश में आ जाते हैं कि मैं हाई कोर्ट का जज हूं, मैं देखो मैं क्या क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो चाचा जी भूल जाते हैं अपने क्षेत्राधिकार को, और वो बी की मदद करते हैं, ठीक है। और केस फाइल कर देते हैं और उसकी सुनवाई करते हैं, ठीक है। अब ए को पता चलता है और ये जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। लेकिन ए और बी कहाँ के निवासी हैं, दिल्ली के। जबकि चेन्नई का हाई कोर्ट का है, तो क्षेत्रीय अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली के केस की सुनवाई करे। ये जानता है और ये जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत। जब वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर वो आदेश देता है किसको, हाई कोर्ट को, इस न्यायालय को, कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन ना करें, कि ये मामला दिल्ली का है, यानी कि यहाँ दिल्ली की जुडिशरी काम करेगी, दिल्ली का न्यायालय काम करेगा, आप कैसे कर सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से वो इस निर्णय प्रक्रिया को रोक सकता है कि अब इस कार्य में सुनवाई नहीं करेंगे, रोक दो, और उस कार्य को वो रोक देता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। तो ये होता है प्रतिषेध, कि किसी कार्य को रोक देना, किसी कार्य को रोक देना, ठीक है। तो ये होता है प्रतिषेध। ये न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी होता है, न्यायिक संस्थाएं और अर्ध न्यायिक संस्थाएं, ठीक है। ट्रिब्यूनल भी होते हैं, कई प्रकार के ट्रिब्यूनल भी बनते हैं। आप देखते हैं कि एनजीटी क्या है, एक प्रकार का ट्रिब्यूनल है जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को संभालता है, ठीक है। आपका तुम्हारा कैट है, ये सिविल सर्विस के मामले देखता है। तो इनके विरुद्ध भी
प्रतिषेध रिट जारी हो सकती है। अगर ये अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हैं तो इनके विरुद्ध भी जारी हो सकती है। एक कैट हो गया, एनजीटी हो गया, इनको क्यों गठित किया गया था, जब अर्धन्यायिक संस्थाएं पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन अभी इतना बता दें कि न्यायालय के पास इतने केसेस हैं और इतना कार्य होता है कि हर चीज को नहीं देख सकता, और हर फील्ड की अपनी एक विशेषता होती है और अपने एक कार्य होते हैं। ठीक है, अब सिविल सर्विस का मामला जाता है मान लेते सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसके लिए ये कैट बना दिया गया। तो कैट क्या करेगा, उसी में संबंधित जिसमें रिटायर्ड आईएएस होते हैं, एक्सपीरियंस आईएएस होते हैं, और इनको मिला के ये संस्था बनाई जाती है जो ये निर्णय करती है। और इसके जो निर्णय होते हैं वो हाई कोर्ट के निर्णय के बराबर होते हैं। ठीक है, इसके निर्णय जो होते हैं वो हाई कोर्ट के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी रिट हो गई, ये हो गई प्रतिषेध। अगली रिट कौन सी है, अगली रिट है अपनी उत्प्रेषण। कौन सी है, उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध संभवतः एक सी ही हैं, दोनों एक सी ही लगती हैं, लेकिन ये भी दोनों के विरुद्ध जारी की जाती, न्यायिक संस्था, ठीक है, और अर्धन्यायिक संस्था, न्यायिक संस्था और अर्धन्यायिक संस्था। ये भी दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। फिर अंतर क्या है, अंतर दोनों में है कार्य की प्रगति पर। जब हम प्रतिषेध पढ़ते हैं तो प्रतिषेध में क्या होता है कि निर्णय नहीं सुनाया जाता है, और इसमें क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके और निर्णय सुना दिया जाता है, यानी कि निर्णय दे दिया जाता है, दे दिया जाता है। ठीक है, तो उस निर्णय को रद्द किया जाता है, निर्णय को रद्द किया जाता है। ठीक है, कैसे, वही फिर उदाहरण लेते हैं अपन कि एक ए व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है। ठीक है, दोनों दिल्ली के निवासी हैं, दोनों दिल्ली के निवासी हैं, दोनों में लड़ाई होती है, और बी का चाचा कहाँ, हाई कोर्ट में जज है, चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में जज है, वहां केस जाता है, और ये चेन्नई हाई कोर्ट क्या करता है कि निर्णय सुना देता है और इसको सजा का प्रावधान कर देता है। ठीक है, कि ए को 10 साल की सजा दी जाए, निर्णय दे दिया उसने। ठीक है, जबकि ये उसका क्षेत्राधिकार नहीं था। सबसे पहली बात क्या किया उसने, क्षेत्राधिकार का उल्लंघन। ठीक है, लेकिन इसको पता नहीं था ये को कि ऐसा भी होता है, क्योंकि ये छोटे से वकील के पास जाता है जिसको पता नहीं होता है, जॉली एलएलबी टाइप का। ठीक है, उसको तो केस मिलना चाहिए, उसको पता नहीं होता और वो केस हार जाता है, यानी कि उसको सजा मिलती है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता, फिर वो किसी अच्छे वकील के पास जाता है। कौन, ये। ठीक है, जब वो अच्छे वकील के पास जाता है तो वकील बोलता है कि ये तो होना ही नहीं था, मतलब कि आप केस जीत जाते बिना वहां जाए। ठीक है, तो वो बोलता है कि चेन्नई हाई कोर्ट का तो ये मुद्दा ही नहीं बनता, वो वकील के ब्याह पे ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, फिर से एक रेट जारी करेगा, और उस रेट को बोलते हैं उत्प्रेषण। और उसमें वो इस जो जिस भी संस्थान ने जो निर्णय दिया है, न्यायिक संस्थान है, यानी कि चेन्नई हाई कोर्ट ने जो उसने निर्णय दिया है, ठीक है, उसको यानी कि जो निर्णय दिया उसको रद्द कर देगा। सबसे पहले तो क्या कर देगा, निर्णय को रद्द, कि आपका ये क्षेत्रीय अधिकार नहीं था कि यहाँ का केस आप लें। ठीक है, तो क्या करेगा, इसमें क्षेत्राधिकार का उल्लंघन और निर्णय को रद्द किया जाता है। ठीक है, और प्रतिषेध में क्या होता है, इसमें कार्यवाही को रोका जाता है। देख लेते हैं, ये है हमारी प्रतिषेध। ठीक है, ये प्रतिषेध हो गई, और ये हो गई उत्प्रेषण। क्या हो गई, उत्प्रेषण। इसमें क्या होता है, इसमें कार्यवाही को रोका जाता है। किसको रोका जाता है, कार्यवाही को
रोकना, ठीक है। इसमें कार्यवाही को रोका जाता है और इसमें निर्णय को रद्द किया जाता है, निर्णय को रद्द किया जाता है, ठीक है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें जब कार्यवाही चल रही होती है, कार्यवाही जब चल रही होती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट रोक देता है कि ये आपका अधिकार नहीं है, ये आपका अधिकार नहीं है, यानी कि क्षेत्राधिकार के उल्लंघन पर, ठीक है। क्षेत्राधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये कार्यवाही को रोक देता है। और इसमें क्या होता है, इसमें मान लेते हैं कि वो निर्णय दे देता है, वो निर्णय दे देता है तो उस निर्णय को रद्द किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, उस निर्णय को रद्द कर दिया जाता है, किसमें, उत्प्रेषण में। इसलिए प्रतिषेध और उत्प्रेषण में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, वो है कार्यवाही को लेकर, ठीक, यानी कि कार्य की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। बाकी कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए कि क्या अंतर है तो सिर्फ यही अंतर है कि एक कार्यवाही को रोकता है और अगर कार्रवाई हो जाती है, ठीक है, कार्रवाई हो जाती है तो उस निर्णय को जो दिया जाता है उसको रद्द किया जाता है उत्प्रेषण में। बस इतना अंतर है प्रतिषेध और उत्प्रेषण में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि संस्थाएं क्या होती हैं। जैसे हमने बताया एक अर्धन्यायिक और न्यायिक, ठीक है, तो ये कैसे काम करती हैं और कैसे होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं इसमें संस्था, ठीक है। कौन सी संस्था, कार्य यानी कि संस्था, और कार्य यानी कि और व्यक्ति, ठीक है, ये हो गई। कैसे संस्था है, एक मान लेते हैं ये न्यायिक है, ठीक है, और दूसरी होती है अर्धन्यायिक, न्यायिक और अर्धन्यायिक, ये दो प्रकार की संस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो इसके कार्य क्या है, ये भी न्यायिक कार्य करती है ये भी न्यायिक कार्य करती है और ये भी न्यायिक कार्य करती है, क्योंकि इसको अलग उद्देश्य से गठित किया जाता है और इसको अलग उद्देश्य से, इसका कार्य भी न्यायिक होता है, यानी कि वो भी न्याय देती है और ये भी न्याय देती है, ठीक है। और इसमें व्यक्ति कैसे होते हैं, इसमें व्यक्ति भी न्यायिक ही होते हैं और इसमें गैर न्यायिक होते हैं, ठीक है। ये अंतर होता है दोनों। देखो, एक होती है संस्था, उसके कार्य और उसके व्यक्ति, ठीक है। मान लेते हैं ये न्यायिक संस्था है, ठीक है, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ठीक है। ये कैसी संस्था है, न्यायिक संस्था है। इसका कार्य क्या है, न्याय देना, यानी कि न्यायिक कार्य है। इसमें व्यक्ति कैसे होंगे, इसमें न्यायिक ही व्यक्ति होंगे, यानी कि इसमें जज होंगे जो न्यायिक कार्य करते होंगे, ठीक है। तो उसमें न्यायिक व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अर्धन्यायिक होती है क्वासी जुडिशरी बॉडी, ठीक है। इसका भी काम होता है न्यायिक करना, न्याय देना। जैसे हमने बताया था एनजीटी हो गया, आपका कैट हो गया, तो ये कैसी संस्था है, ये न्यायिक संस्था है। इसका काम भी क्या कि न्याय देना, लेकिन इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो गैर न्यायिक होते हैं। जैसे कैट, कैट में कौन होता है, इसमें सिविल सर्विस के जो रिटायर्ड अधिकारी होते हैं या बहुत ही एक्सपीरियंस होते हैं तो उनको लिया जा। जैसे ट्राई हो गई, तो ट्राई क्या करती है, ट्राई दूर संचार के जितने भी विवाद होते हैं तो उनसे संबंधित मुद्दों को देखती है। ट्राई में कौन होगा, जो सीनियर अधिकारी होते हैं तो वो रखे जाते हैं ट्राई में, ठीक है। एनजीटी हो गया तो उसमें कौन, जो पर्यावरण से विशेषज्ञ हो, तो ऐसे लोगों को रखा जाता है इसमें। तो वो किस प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, वो गैर न्यायिक प्रकृति के होते हैं। बस ये होते हैं कि न्यायिक और अर्धन्यायिक में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो ये हो गया मौलिक अधिकार जो व्यक्ति को प्राप्त है। अब कौन सा बचा, 31 आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया था जिसमें संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। अगला आर्टिकल क्या है,
अगला आर्टिकल है अपना 33। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। मौलिक अधिकार हैं अपने 12 से 35। तो हमने 12 पढ़ा, 13 पढ़ा, 14, उसके बाद हमने 32 तक पढ़ा। ठीक है, कहाँ तक पढ़ा? 32 तक। अब हमको क्या पढ़ना है अगला? उसके पहले एक क्रेडिट और देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, ठीक है, ये भी लास्ट रेट है और इसको देख लेते हैं कि ये अधिकार परीक्षा क्या होती है। इसमें क्या होता है, ये लोक अधिकारी होता है और उसके पद से संबंधित होती है, लोक पद के संबंध में। किसमें? लोक पद के संबंध में। ठीक है, लोक पद के संबंध में। लोक पद क्या होता है? वही जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत, जैसे डीएसपी का पद। ठीक है, यही लोक पद होता है। तो इसके संबंध में क्या होता है, मान लेते हैं कि वैकेंसी निकली। ठीक है, डीएसपी की वैकेंसी निकली, सभी लोग एग्जाम देने गए। ठीक है, ए भी गया और बी भी गया। ठीक है, जैसे अभी यूपीएससी में जो यूपी पीईटी का पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि स्टूडेंट के पास, जो विद्यार्थी थे, उनको पास एग्जाम से पहले ही पेपर पहुंच गया था। ठीक है, अब मान लेते हैं इस बी के पास एग्जाम पेपर पहुंच जाता है एग्जाम से 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले। तो अब बी को तो पता है ना कि कौन सा प्रश्न है और कौन सा आंसर है। तो बी को पता चल गया और वो एग्जाम देके आता है, तो उसके 100 में से 100 मार्क्स आते हैं और ए को पता नहीं चलता है और वो ईमानदारी से एग्जाम देता है। मान लेते हैं कि बी बहुत पैसा वाला है, तब भी उसके लिंक को हिसाब से उसको पेपर मिल जाता है। ठीक है, तो उसने चीटिंग करके पास किया। ठीक है, और वो डीएसपी बन जाता है। ठीक है, डीएसपी बन जाता है। ए को पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है और वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस अधिकार की जांच करता है और बी को आदेश देता है कि आप जिस अधिकार से बैठे हैं ये नहीं है, आप गलत तरीके से बैठे हैं। तो वो उसको वहां से हटा देता है। ठीक है, तो ये होती है अधिकार परीक्षा कि ये लोक पद के संबंध में है। ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल है हमारा 33। आर्टिकल 33 मौलिक अधिकारों के संबंध में अगला आर्टिकल है 33। याद रखना, जो रिट जारी की जाती है वो आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाती है और ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, अभी बताएंगे, ये आर्टिकल पढ़ने के बताएंगे कि क्या हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत, और दोनों में तुलना करेंगे कि क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्टिकल 33 देख लेते हैं कि आर्टिकल 33 क्या कहता है मौलिक अधिकारों के संबंध में। तो आर्टिकल 33 जो कहता है वो कहता है कि ये अधिकार जैसे कि कानून व्यवस्था के अधिकारी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कानून व्यवस्था। ठीक है, कानून व्यवस्था हो गई, सशस्त्र बल हो गया, कानून बल हो गया, सशस्त्र बल हो गया, और ये तुम्हारे संचार वाले हो गए, संचार वाले व्यक्ति, यानी कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं तो इनके क्या मौलिक अधिकार होंगे। कानून व्यवस्था यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर करता हो, पुलिस हो गई, सेना हो गई, सशस्त्र बल, पुलिस, सेना, और संचार जैसे कि बीएसएनएल और इस प्रकार के जो भी व्यक्ति होते हैं, तो इनके मौलिक अधिकार कौन तय करता है? वो राज्य तय करता है कि क्या होंगे। ठीक है, यानी कि ये संगठन नहीं बना सकते। ठीक है, क्या नहीं बना सकते? संगठन। तो ये राज्य तय करेगा कि इनके क्या मौलिक है। मान लेते हैं कि सशस्त्र बल वाले संगठन बना लें। ठीक है, कोई संगठन बना लेते हैं ABCD। ठीक है, ये सशस्त्र बलों का संगठन ABCD। अब भारत चीन युद्ध हो जाता है। ठीक है, भारत चीन युद्ध हो जाता है। अब ये सशस्त्र वाले कहें कि हम नहीं जाएंगे,
उनको आदेश दिया जाता है, लेकिन ये नहीं जाते क्योंकि इनका संगठन बना हुआ, नहीं जाएंगे तो नहीं, तो ये संगठन नहीं बना सकते। यानी कि इस प्रकार के व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार होते हैं वो राज्य तय करता है, ठीक है। इसलिए आर्टिकल 33 इन पर लागू होता है, यानी कि ये नागरिकों की तरह इनको मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होती, ये संगठन नहीं बना सकते, ये लोग जुलूस नहीं निकाल सकते। कभी सुना है कि आज सेना का जुलूस निकला या सेना के लोग धरना पर बैठे? नहीं, क्योंकि इनको ये अधिकार ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 33 इससे संबंधित है, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 34। इन्हीं से संबंधित है आर्टिकल 34, 33, 34। अगला आर्टिकल है 35, छोटा सा आर्टिकल है, बस देख लेते हैं। आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 अब ये अंतिम आर्टिकल है मौलिक अधिकारों के संबंध में, ठीक है। और आर्टिकल 35 कहता है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ संसद को है। अगर मौलिक अधिकारों के संबंध में कोई भी कानून बनाया जाता है तो इसका अधिकार किसको है? इसका अधिकार है आपकी संसद को, कि संसद मौलिक अधिकारों का कानून बना सकती है, ठीक है। ये होगा मौलिक अधिकार। क्या हो गया? मौलिक अधिकार। हमने यहाँ मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए। अब हमने देखा था कि मौलिक अधिकार यानी कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ मुद्दे देख लेते हैं, ठीक है। वो मुद्दे क्या हैं कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कब होता है? क्या देखते हैं? मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन, फंडामेंटल राइट्स का निलंबन। मौलिक अधिकारों का निलंबन। अगर मौलिक अधिकारों के निलंबन से बात की जाए तो ये भारतीय संविधान के 2 आर्टिकलों में पाए जाते हैं, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। इन 2 आर्टिकलों में क्या पाया जाता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान पाए जाते हैं। एक है आर्टिकल आपका 358 और अगला आर्टिकल है 359। अब आर्टिकल 358 क्या कहता है? जब हम 358 की बात करते हैं कि 358 क्या कहता है, तो 358 कहता है कि यदि देश में बाह्य आक्रमण, यदि देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण होता है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। यदि देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। कैसे? क्या कहलाए? युद्ध और बाह्य आक्रमण, ठीक है। यानी कि युद्ध हो या फिर बाह्य आक्रमण हो, ठीक है। तो अगर इसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, क्या लगा है? राष्ट्रीय आपात, ठीक है। तो क्या होता है? आर्टिकल 19, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। ये वर्ड याद रखना, स्वतः निलंबित हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखना, स्वतः निलंबित हो जाता है। जैसे ही युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है, ठीक है, तो ये स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। कौन सा? आर्टिकल 19। कब? जब युद्ध या बाह्य आक्रमण हो, ठीक है। मान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है, ठीक है।
जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की अधिसूचना जारी होगी उसी समय से आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। आर्टिकल 19 ही क्यों? क्योंकि आप जानते हैं देश में आपातकाल लगा हुआ है और आर्टिकल 19 व्यक्ति को स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, ठीक है। और इधर भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, ठीक है। और कई एक ग्रुप है जो अहिंसावादी है, ठीक है। कौन सा है? अहिंसावादी ग्रुप है। और ये जाके संगठन बना के क्या करने लगते हैं? आंदोलन करने लगते हैं कि नहीं, भारत को युद्ध नहीं करना चाहिए, हम अहिंसावादी हैं, हम नेहरू को मानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन ये संगठन ना बना पाए क्योंकि उस समय हमको आदर्शवादी नहीं बनना है, अहिंसावादी नहीं बनना है, ठीक है। तो इसलिए इस अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता, कहीं तुम इसके माध्यम से भड़काऊ विचार तो नहीं फैलाना चाहते, तो इस प्रकार से इनको निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है। अगला आर्टिकल कौन सा है? अगला आर्टिकल है 359। ये क्या कहता है? ये कहता है कि युद्ध क्या हो? युद्ध हो प्लस वह आक्रमण हो। क्या हो? वह आक्रमण हो और सशस्त्र विद्रोह हो, ठीक है। कौन सा हो? सशस्त्र विद्रोह। अब एक बात याद रखना, इसमें कौन सी नई चीज जुड़ी? वो है सशस्त्र विद्रोह। मान लेते हैं देश में युद्ध हो या बाह्य आक्रमण के कारण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो क्या करता है इसमें? इसमें राष्ट्रपति कुछ या सभी, इसमें राष्ट्रपति कुछ या सभी एफआर यानी कि मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि इसमें क्या अंतर है, ठीक है। आर्टिकल 359 और आर्टिकल 359 और 358 में, ठीक है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। आर्टिकल 358 कहता है कि जब देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण, सिर्फ दो चीजें, या तो युद्ध चल रहा हो या बाह्य आक्रमण, ठीक है, तो अगर उस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, उस परिप्रेक्ष्य में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। इस वर्ड को याद रखना, किसको? स्वतः। इसके यानी कि आर्टिकल 19 को निलंबित करने के लिए अलग से कोई सूचना या अधिसूचना जारी नहीं करनी पड़ती है। जैसे ही इसकी सूचना अधिसूचना जारी होगी वैसे ही उसके तत्काल प्रभाव से यह आर्टिकल निलंबित हो जाएगा। तो ये है आर्टिकल 358। किससे संबंध है? आर्टिकल 19 से, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 359। ये क्या कहता है? ये कहता है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब है जो देश के अंदर है, जैसे तुम्हारे उग्रवादी हो गए, तुम्हारे नक्सलवादी हो गए, तो अगर इस प्रकार का भी विद्रोह हो जाता है और इस प्रकार से कोई इसके आधार पर कोई राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है, इसके आधार पर कोई राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो कुछ या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। यह अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को, ठीक है। तो राष्ट्रपति कुछ या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, ठीक है। अब एक और है महत्वपूर्ण बात, वो है कि 44वां संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1978। कब? 1978, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978।
इसमें कहा गया था, इसमें कहा गया था कि आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 निलंबित नहीं किए जाएंगे, निलंबित नहीं होंगे, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो आर्टिकल 358 के तहत लगा हो, चाहे वो 359 के तहत आपातकाल लगा हो, लेकिन आपके ये जो अधिकार हैं, कौन सा, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इनको निलंबित नहीं किया जाएगा, ठीक है, इनको निलंबित नहीं किया जाएगा। तो ये क्या है, एक अपवाद स्वरूप है कि मान लेते हैं कि देश में 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा, ठीक है, किसके तहत, 358 के तहत, ठीक है, युद्ध हो रहा है, तो इसमें आर्टिकल 19 हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल 20 नहीं होगा, ना ही 21 होगा। ऐसे ही जब 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है कि देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया या बाह्य आक्रमण हो गया या युद्ध हो गया दो देशों की, तो उसमें क्या होगा, उसमें राष्ट्रपति कुछ या सभी को कर सकता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इनको निलंबित नहीं किया जाएगा। किसको, 20 को और 21 को, किसमें, 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। तो ये होगा निलंबन से संबंधित मुद्दा। अब देखते हैं कि मौलिक अधिकार, क्योंकि जब कोई चीज होती है तो कुछ लोग उसकी बुराई करते हैं और कुछ लोग उसकी अच्छाई बताते हैं। तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, तो इसकी भी कुछ आलोचकों द्वारा कुछ आलोचनाएं की गई हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या आलोचनाएं हुई हैं, यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित आलोचनाएं, ठीक है, आलोचनाएं कि आलोचक किन आधारों पर मौलिक अधिकारों की आलोचनाएं करते हैं, कि आलोचक मौलिक अधिकारों की किस आधार पर आलोचनाएं करते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है, किस आधारों पर आलोचनाएं करते हैं। तो सबसे पहले ही है इसमें कि अनेक सीमाएं हैं, क्या है, अनेक सीमाएं हैं, यानी कि संविधान, एक बार लिख लेते हैं फिर देखते हैं कि संविधान एक हाथ से देता है दूसरे हाथ से ले लेता है, एक हाथ से स्वतंत्रताएं देता है या मौलिक अधिकार देता है, दूसरे हाथ से ले लेता है, कैसे, वो सीमाएं लगाकर ले लेता है। कि मौलिक अधिकारों पर भारत में बहुत सीमाएं लगी हुई, बहुत प्रकार की, कोई भी मौलिक अधिकार आपको अनन्य प्राप्त नहीं है, चाहे वो आर्टिकल 19 हो, चाहे आर्टिकल आपके धर्म से संबंधित हो, चाहे समानता से संबंधित, हर आर्टिकल में कहीं ना कहीं सीमाएं हुई हैं। तो जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि संविधान अधिकार तो देता है, लेकिन उनको सीमाओं के द्वारा छीन भी लेता है, ले लेता है। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता पर भी कई प्रकार के पाबंद हैं, वहीं अमेरिका में इतनी पाबंदियां नहीं हैं, वहां मौलिक अधिकार दिए गए हैं लेकिन इतनी पाबंदियां नहीं है, ठीक है। तो यही बोलते हैं कि इस पर बहुत तरीके की पाबंदियां हैं, इससे अच्छा होता है कि हम मौलिक अधिकार देते ही नहीं, एक सीमाओं में बंधे हुए हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गई कि व्यक्ति को अधिकार तो दे दिए जाते हैं लेकिन उनको सीमित कर दिए जाते हैं, ठीक है, एक हाथ से देता है और दूसरे हाथ से संविधान ले लेता है। अगली आलोचना अगर देखें तो एक तो ये हो गई कि हमने आपको कोई चीज दी, मान लिया हमने मोबाइल दे दिया आपको, ठीक है, और हमने बोल दिया कि ये मोबाइल आपका है लेकिन आप इसे चला नहीं सकते, तो मोबाइल देने का मतलब क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको मौलिक अधिकार दे दिया लेकिन आप उनका प्रयोग ही ना कर पाए, तो किस प्रकार का, तो यही होता है कि एक हाथ से दिए तो गए हैं लेकिन उनको दूसरे हाथ से ले भी लिया गया है, सीमाएं लगाकर, युक्ति युक्त निर्बंधन लगाकर, ठीक है। एक तो ये आलोचना होती है।
दूसरी होती है कि एक इसको वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। किसका? वकीलों का स्वर्ग है। ये कथन है आइवर जेनिंग्स का, ये याद रखना। किसका है? आइवर जेनिंग्स का। ये ब्रिटेन के वकील हैं एक, ठीक है। आइवर जेनिंग्स ये कहते हैं कि संविधान वकीलों का स्वर्ग है। इसका मतलब है कि जो संविधान लिखा है वो एकदम क्लिष्ट भाषा में, इसके जो कानून है एकदम जटिल हैं, जो आम जनता या आम नागरिक समझ ही नहीं सकती है कि संविधान क्या बोल रहा है, विधि क्या बोल रही है, ठीक है। और उनका ये भी कहना है कि जो संविधान बनाया है उसमें ज़्यादातर लोग वकील थे, तो वकीलों के हित के लिए, जैसे कि अंबेडकर तो वो भी एक लॉयर रहे हैं, जैसे कि आपके जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो वो भी एक थे, नेहरू जी वो भी एक वकील थे। तो उन्होंने कहा कि ये वकीलों ने बनाया है और वकीलों के हित को सुरक्षित रखने के लिए, इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनको क्या कह दिया कि ये वकीलों का स्वर्ग है। अगर कोई केस होता है तो व्यक्ति विधियों को नहीं समझ सकता, उसके लिए उसे एक वकील की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वकील ही संविधान की भाषा और विधि की भाषा समझ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये है वकीलों का स्वर्ग। कौन कहता है? आइवर जेनिंग्स, ये एक ब्रिटेन के वकील हैं, ठीक है। अगली आलोचना क्या होती है? अगली आलोचना होती है कि ये आपस में टकराते हैं, इन आपस में टकराते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि एक आर्टिकल है जैसे 14, ठीक है। आर्टिकल 14 ये किसकी बात करता है? ये समानता की बात करता है, ठीक है, कि सभी लोग समान हो गए, यानी कि विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष तो समानता। तो आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, लेकिन जब आर्टिकल आप 26 की बात करेंगे, ठीक है, ये भी मौलिक अधिकार है 26 में और 14 में भी। तो 26 क्या कहता है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को ये अधिकार होगा कि वो अपने समुदाय का या धर्म का प्रबंधन करे, ठीक है। हमने जब सबरीमाला का विवाद पढ़ा था तो उसमें क्या विवाद था कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, आर्टिकल 26 के तहत। इधर ये महिलाओं को रोक रहा है, ठीक है, महिलाओं को मंदिर में जाने से रोक रहा है, पुरुषों को जाने दे रहा है, तो ये महिलाओं के साथ असमानता हुई। लेकिन आर्टिकल 14 क्या कहला है कि विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे। लेकिन आर्टिकल 26 में तो महिलाओं को रोक रहा है, तो ये आपस में टकरा जाते हैं, मौलिक अधिकार आपस में ही टकरा जाते हैं। तो एक आलोचना होती है, ठीक है। दूसरा है कि मौलिक अधिकारों में मौलिकता का अभाव है। मौलिक अधिकारों में मौलिकता का अभाव है। मौलिकता से आशा है कि जो अधिकार हैं वो हमने कहाँ से लिए? वो हमने अमेरिका से लिए हैं। कहाँ से लिए? यूएसए से, ठीक है। तो इस प्रकार से आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसे ऐसे हैं तो आप इनकी इन बिंदुओं पर आलोचना भी कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति हैं आलोचनाएं करते रहते हैं। जब हमारी संविधान सभा ने मौलिक अधिकार दिए हैं तो कहीं ना कहीं इसका बहुत महत्व है, और हम पहले ही बता चुके हैं मौलिक अधिकारों की परिभाषा में। जब आप पूर्व के लेक्चर देखेंगे, पहले के लेक्चर देखेंगे, तो आप में मौलिक अधिकारों की एक परिभाषा मिलेगी। वो कहती है कि ये मौलिक अधिकार जो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं वो अपना मानसिक और भौतिक विकास कर पाता है। तो ये व्यक्ति के लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इसको इसी परिभाषा से समझा जा सकता है। लेकिन आलोचक तो आलोचना करते हैं। अब हमको इसका महत्व देखना है कि फंडामेंटल राइट्स का महत्व क्या है। 4 पॉइंट इसमें देख लेंगे तो महत्व समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति के लिए क्यों महत्व रखते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार को तानाशाही रोने से रोकती है, तानाशाही होने से रोकती है। किससे रोकती है? तानाशाही से रोकती है, तानाशाही रोकती है, ठीक है। अगर देश में व्यक्ति को मौलिक अधिकार ही प्राप्त ना हो तो सरकार तानाशाह हो जाएगी, ठीक है। व्यक्ति
मान लेते हैं कि आपको आर्टिकल 19 प्राप्त ना हो, ठीक है, तो क्या आप कोई संगठन बना पाएंगे, कोई राजनीतिक पार्टी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। और जो शासन में होगा उसी की चलेगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये तानाशाही को रोकती है और सरकार को क्या बनाती है, उत्तरदायित्व बनाती है कि सरकार का उत्तरदायित्व क्या है, ठीक है। ये हो गई। दूसरी है इसमें कि लोकतंत्र के सफल के लिए, लोकतंत्र लोकतंत्र की सफल संचालन के लिए, सफल संचालन के लिए जरूरी है। मान ले भारत में लोकतंत्र है, ठीक है, और व्यक्ति को मौलिक अधिकार ही प्राप्त ना हो, तो किस काम के, व्यक्ति को वोट ही डालने ना दिया। जैसे चाइना में क्या है, लोकतंत्र नहीं है, ठीक है, तो क्या वहाँ इतनी स्वतंत्रता है, प्रेस को स्वतंत्रता है? नहीं है। अगर लोकतंत्र को सफल तरीके से और अच्छे तरीके से संचालित करना है तो मौलिक अधिकार होना जरूरी है, जिससे व्यक्ति अन्य राजनीतिक दल बना सके और सरकार में पहुंच सके, जिससे लोगों का कल्याण हो सके, ठीक है। फिर ये हो गई मौलिक अधिकार। क्या है, जब हमारा देश ब्रिटिश सरकार के अधीन हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों में, तो उस समय जो स्वाधीनता आंदोलन हुए, और स्वाधीनता आंदोलन क्यों हुए कि हमको ये अधिकार दिए जाएं, हमको अच्छे अधिकार दिए जाएं, मौलिक अधिकार दिए। तो उसमें क्या है, इसमें हमें स्वाधीनता आंदोलन की झलक मिलती है। क्या मिलती है, स्वाधीनता आंदोलन की, ठीक है, कि जो हमारे आंदोलन करता थे, जो हमारे आज़ादी के लड़ाई के लिए लड़े, तो उनकी जो मांगे थी वो हमें इसमें देखने को मिलती है कि व्यक्ति का गर्मामय जीवन हो, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। दूसरा इसमें भारतीय संविधान का दर्शन देखने को मिलता है। इसमें क्या है, भारतीय संविधान का दर्शन देखने को मिलता है। दर्शन क्या है कि भारत का संविधान किस प्रकार की कल्पना करता है, कि जब संविधान बन रहा था तो जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने किस भारत की और कैसे भारत की कल्पना की थी, वो हमें देखने को मिलता है। उन्होंने कल्पना की थी कि व्यक्ति को प्रेस की स्वतंत्रता होगी, व्यक्ति को जीवन के अधिकार की स्वतंत्रता होगी, व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी। तो ये ऐसा संविधान बनाना चाहते थे और वही है दर्शन, इसमें भारतीय संविधान का दर्शन देखने को मिलता है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात और जो सबसे अंतिम बात है वो ये है कि भारतीय संविधान की तुलना किससे की जाती है, मैग्ना कार्टा से। किससे, मैग्ना कार्टा और बिल ऑफ राइट से, ठीक है, दो चीजों से की जाती है, मैग्ना कार्टा और बिल ऑफ राइट से। ये मैग्ना कार्टा क्या है, मैग्ना कार्टा एक अधिकारों से संबंधित एक दस्तावेज है जो 1215 के आसपास, लगभग 1215 में, ठीक है, ब्रिटेन में, उस समय ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे, क्या नाम है उनका, जॉन, ठीक है, जॉन हुआ करते थे। उन्होंने ये दिया था कि बिल ऑफ राइट यानी कि मैग्ना कार्टा व्यक्तियों को अधिकार दिए थे, तो सबसे पहले ब्रिटेन में दिए थे, इसलिए उनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर अमेरिका भी ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। सबसे पहले संविधान में किसने दिए, ये दिए थे अमेरिका ने। तो इसकी तुलना मैग्ना कार्टा और बिल ऑफ राइट से की जाती है। अगर आ जाता है कि भारत का मैग्ना कार्टा कैसे कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि भारत का मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है, यानी कि भाग 4 को कहा जाता है, सॉरी भाग 3 को कहा जाता है, सॉरी जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है, ठीक है। तो ये होगा मौलिक अधिकारों की विशेषताएं या महत्व, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज मौलिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया, जिसमें काफी समय लगा, लगभग 8 से 9 क्लास का समय लगा, मैक्सिमम 8-9 क्लास हो गया होगा, यानी कि 35 आर्टिकल पढ़ने में हमको 8-9
घंटे का समय, 10 घंटे का समय लगा, लेकिन हमने इनको बहुत ही विस्तृत तरीके से देखा कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई चीज छूट ना जाए, और हमने उससे संबंधित हर एक विषय मुद्दे को देखा है, करंट से रिलेटेड किया। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर एग्जाम में आता है तो वो करंट जोड़ के आएगा, और करंट भी हमने आपको अपडेटेड करा दिया। जैसे आर्टिकल 21 के तहत हमने आपको शक्ति वाहिनी का केस कराया, ठीक है, कि कैसे व्यक्ति इच्छानुसार जीवन साथी चुन सकता है, यही लेटेस्ट है। इंटरनेट का, ठीक है, इंटरनेट का भी अधिकार जो गुलाम नबी आज़ाद वाला है, आर्टिकल 19, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज मौलिक अधिकारों को एक सरल, समग्रता और सारगर्भिक तरीके से समायोजित करते हुए सभी मुद्दों को और विश्लेषणात्मक स्वरूप देते हुए हमने उनको एक अच्छे तरीके से, उनको एक मानदंडों के तहत समाप्त कर लिया है, सारगर्भित और प्रमाणिकता के साथ। ठीक है, हमने आज मौलिक अधिकारों को समाप्त किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। अगला जो चीज आती है वो आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट, ठीक है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ। तो ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको इंग्लिश में डीपीएसपी बोला जाता है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। तो ये क्या है? ये याद रखना कि अभी भाग 1 और 2 शेष है, ये है भाग 4। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया जाएगा, हम पहले संविधान से रिलेटेड, क्योंकि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनको हम देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ठीक है, पॉलिसी। तो ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ पाए जाते हैं संविधान में? तो सबसे पहले लिखेंगे हम, ये भाग 4 में है। कहाँ है? भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में कहाँ से कहाँ तक है? तो हम अनुच्छेद देखेंगे। ये है आपके आर्टिकल 36 से 51 तक। कहाँ तक है? 36 से 51 तक। ठीक है, 36 से 51 तक। ये कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से लिए हमने? तो ये हमने आयरलैंड से लिए है। कहाँ से लिए? आयरलैंड से। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ पाए जाते हैं? तो हम कहेंगे कि ये संविधान के भाग 4 में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? संविधान के भाग 4 में पाए जाते हैं। ठीक है, संविधान के भाग 4 में पाए जाते हैं। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक, क्योंकि आर्टिकल 35 पे क्या होता है? मौलिक अधिकार समाप्त होते हैं और 36 से आपके डीपीएसपी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, तो ये तो होगा इससे संबंधित कुछ फैक्ट। अब मान लेते हैं कि कोई पूछ ले कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। इसकी परिभाषा संविधान में नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं इसको कि नीति निर्देशक तत्व वे हैं जो सरकार को, यानी कि वो जो नीति निर्माता हैं उनको एक आदेश की भांति है। ठीक है, क्या है? एक आदेश की भांति, यानी कि नीति निर्देशक तत्व राज्य को ये आदेश देते हैं कि वो नीति निर्माण करते समय इनका पालन करें, और
वो इनका उद्देश्य है कि वो भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाए। तो क्या कहा उन्होंने कि ये राज्य के लिए आदेश की तरह है, ठीक है, निर्देश की तरह है, कि राज्य या नीति निर्माता जब कोई नीति बनाए तो वो इनको पालन करें। और इसका क्या उद्देश्य है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य हो, ठीक है, भारत क्या हो, एक कल्याणकारी राज्य हो। तो नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य हो, कि यानी कि कल्याणकारी राज्य की इसमें परिकल्पना की गई है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और कल से देखेंगे आर्टिकल 36 से 51 तक कि आर्टिकल 36 क्या कहता है। ठीक है, आज हमने भाग 4 देखा और भाग 4 में 36 से 51 तक देखा कि यहाँ तक होते हैं। और ये कहाँ से लिए गए, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, कल हम आर्टिकल 36 देखेंगे और इससे आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और कल स्टार्ट करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आज हमने उसकी एक झलक देख ली। थैंक यू वेरी मच।